नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। ईरान में हर हिंदुस्तानी को भारत लौटने का इंतजार है। कूटनीतिक स्तर पर कोशिशें तेज है। हमेशा की तरह सरकार अपने नागरिकों को संकट से उबारने में जुटी हुई है। ईरान में इजरायल के हमले को देखते हुए भारतीय छात्रों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। भारतीय छात्रों को आर्मेनिया के रास्ते निकाला जा रहा है। हमारा पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि ईरान में फंसे भारतीय छात्र कब तक सुरक्षित स्वदेश लौट सकेंगे। देखिए, हर कोई यही जानना चाहता है। हजारों भारतीय नागरिकों की उम्मीद भारत सरकार से जुड़ी हुई है। ईरान में आपको बता दें, लगभग 10,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से करीब 1500 से 2000 छात्र हैं और 6000 लोग लंबे समय से वहां पर रहकर काम कर रहे हैं। सबको उम्मीद सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार से है। इसराइल और ईरान के बीच जारी जंग अब और तेज हो गई। तेहरान से तेल अवीव दोनों देशों के तमाम शहर मिसाइल हमलों और धमाकों से थर्राए हुए हैं। जहां एक तरफ इसराइल ईरान के न्यूक्लियर और सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा कर रहा है, तो वहीं ईरान के निशाने पर इसराइल की खुफिया एजेंसियां हैं। लेकिन इस दरमियान दोनों मुल्कों में फंसे भारतीयों को लेकर उनके घर वाले बेहद चिंतित हैं और उनकी घर वापसी के लिए दुआएं की जा रही हैं। इधर भारत सरकार भी दोनों देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा और उनके सेफ पैसेज के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। विदेश मंत्रालय के अनुसार ईरान में कुल 10,765 भारतीय मौजूद हैं, जिनमें से 6,000 छात्र हैं। ज्यादातर छात्र तो मेडिकल की पढ़ाई के लिए ईरान गए हुए हैं। ईरान में मौजूद भारतीय छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और उनके जरूरी लॉजिस्टिक्स मुहैया कराने के लिए भारतीय एजेंसियां पूरी तरह एक्टिव हैं। उधर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज प्रशासन ने भी परीक्षाएं रद्द कर छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया है। की बात करेंगे तो यहाँ ऑलमोस्ट 120 से 150 इंडियन स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। एंड पीपल फ्रॉम यूनिवर्सिटी साइड, इट्स क्लियर, दोज हु वांट टू गो बैक टू देयर कंट्रीज दे कैन। वी वर एडवाइज्ड टू टक अप और ऑल लगेज टू कीप इट सेफ। और हमें ये कहा गया था कि आप अपना बैग रेडी रखें। ईरान में फंसे छात्रों के सामने सबसे बड़ी चुनौती कम्युनिकेशन की है, क्योंकि इसराइल के हमलों की वजह से कई जगह कम्युनिकेशन फैसिलिटी को काफी नुकसान पहुंचा है। वैसे छात्र नेटवर्क एरिया में जाकर सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि उनकी आवाज सही जगह पहुंच पाए। हमारी फैमिली जो इंडिया में है सब वो बहुत परेशान है। कंटिन्यूसली हमें कॉल कर रही है, कंटिन्यूसली हमसे बात करने की कोशिश कर रही है, जो कि अभी भी अब पॉसिबल भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ की जो इंटरनेट सर्विसेज है या फ़ोन की जो मोबाइल सीधे मोबाइल कनेक्टिविटी है वो भी ऑलमोस्ट सस्पेंडेड है। वो भी इस वजह से बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि इस अफेक्ट हो चुकी है। सबसे पहले राहत की खबर उन 110 भारतीय छात्रों के लिए आई है जो ईरान के उर्मिया शहर में पढ़ाई कर रहे थे। भारतीय दूतावास की मदद से 110 भारतीयों को ईरान से आर्मेनिया लाया गया। एयर स्पेस बंद होने की वजह से लोग सड़क मार्ग से ही आर्मेनिया पहुंचे। इसके बाद इन छात्रों को दोहा लाया गया। और अब इनके रात तक दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने की उम्मीद है। Very happy to have all of you back safe and sound back in our motherland. भारत इससे पहले भी यूक्रेन, सूडान और यमन जैसे देशों से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल चुका है और अब ईरान से भी छात्रों की सुरक्षित वापसी का मिशन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें, जंग का माहौल, डर का साया, लेकिन भरोसा है, क्योंकि सरकार ने फिर एक बार मोर्चा संभाल लिया है। ईरान में फंसे भारतीयों, खास करके छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए अब भारत सरकार जमीन से लेकर आसमान तक रणनीति के साथ जुटी हुई है। यही हमारा अगला सवाल है। और हमारा अगला सवाल है कि छात्रों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। आपको बता दें कि करीब 10,000 भारतीय ईरान में फंसे हैं। इनमें ज्यादातर मेडिकल के छात्र हैं। अब जंग के दरमियान सरकार ने तात्कालिक राहत और सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है।
ईरान के अंदर बमबारी भी हो रही है, इस कारण से लोगों की जो आवाजाही है वो बाधित होती है, उनसे संपर्क करना भी कई बार बाधित हो जाता है क्योंकि इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। इन तमाम चुनौतियों के बीच भी जो भारत का दूतावास है तेहरान के अंदर मौजूद, वो तमाम कवायदें कर रहा है। इसके साथ साथ सभी जो भारतीय ईरान के अंदर मौजूद हैं उनसे कहा गया है कि वो दूतावास के संपर्क में रहें। साथ ही जो लोग निकलना चाहते हैं, खासतौर पर जो छात्र हैं, उनकी निकासी के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है क्योंकि छात्र सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनके पास कोई परिवार नहीं है वहाँ पर, वो यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पर रहते हैं या हॉस्टल्स में रह रहे हैं, तो उनको वहाँ से निकाल के लाना, किसी सुरक्षित जगह पर पहुँचाना और उसके बाद उन्हें सीमा तक पहुँचाना, ये सारा काम दूतावास का जो स्टाफ है, दूतावास के जो इंतजाम है, उनके जरिए सुनिश्चित किया जा रहा है। आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर मनन द्विवेदी जुड़ गए हैं, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस प्रोफेसर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के और फॉरेन एक्सपर्ट भी है, अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। सर, सबसे पहले तो सवाल यही कि जो कोई भी हमें इस वक्त देख रहा है, सुन रहा है, ये तो जान रहा है कि सरकार कोशिशें कर रही हैं, लेकिन इस तरह की स्थिति में जो इस वक्त ईरान में है, ऐसे में सरकार के लिए भी ये कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर है? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है और अगर हम ईरान का जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है उसको समझना चाहते हैं तो हमें यूक्रेन और रशिया के वॉर के दौरान जो इवैक्यूएशन की कवायदें हुई, जो घटनाक्रम वहां पर बन पा, उसको देखना पड़ेगा। वहां पे हम देखें कि हमारे मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स रशिया में भी बहुत जाते हैं और यूक्रेन में भी काफी थे, करीब 20-22 हजार हमारे नागरिक थे, स्टूडेंट्स थे वहां पर। और जो सिटीज हैं यूक्रेन के, कीव, मारियोपोल और दोनेस्क, वहां पर रहते थे, तो वहां पर लाना बड़ा आसान था, बच्चों को, स्टूडेंट्स को वहां से लाना आसान था क्योंकि वहां पर व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध को भी रोक दिया था। अब यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध को तब तक बीच में रोका नहीं जा सकता क्योंकि ताबड़तोड़ आक्रमण कर रहे हैं तेल अवीव और तेहरान एक दूसरे के ऊपर। उसके अलावा अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सफल इवैक्यूएशन यूक्रेन में करवाया था और अभी भी खेपें ईरान से वापस आनी स्टूडेंट्स की प्रारंभ हो गई हैं। जैसे कि अभी 100 ऐसा इंफॉर्मेशन है जो कि मीडिया पर भी है और MEA के वेबसाइट पर भी है कि 110 छात्र जो हैं ईरान से उनकी वापसी कर दी गई है और दिल्ली में उनके प्लेन और लैंड कर चुका है। पर ईरान की जो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ऑपरेशन गंगा थोड़ा आसान था क्योंकि ज़ेलेंस्की और पुतिन ने सीज फायर किया था कुछ घंटों के लिए भारत की आवाजाही के लिए। और इस बार भी जो रोल प्ले किया था यूक्रेन वॉर में, मोल्दोवा ने, हंगरी ने, पोलैंड ने, आर्मीनिया ने वो रोल प्ले किया है। और जो शीर्ष अधिकारी हैं, जो शीर्ष मंत्री हैं, वो को जैसे VK सिंह और खुद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी इन्वॉल्व हैं इस इवैक्यूएशन। लगातार सरकार जो है पूरी नजर बनाए हुए है और लगातार अभी इवैक्यूएशन प्रोसेस, जैसा कि आप सभी को पता है, कि शुरू हो चुका है। इस बीच आपको बता दें कि ईरान में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। इजराइल आसमान से बारूद बरसा रहा है और वहां मौजूद 10,000 भारतीयों की जान भी खतरे में है। सोचिए, जब बेटा जंग के साए में किसी दूसरे मुल्क में फंस जाए तो वो समय किसी भी परिवार के लिए कितना मुश्किल भरा होगा। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है और हमारा तीसरा सवाल है कि ईरान में फंसे छात्रों के माता पिता किस हाल में हैं। देखिए, ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है और उन तनाव के बीच फंसे हैं छात्र। हालांकि वतन वापसी का मिशन जारी है। ईरान से आ रही हर कॉल, हर मैसेज, हर खबर ईरान में मौजूद छात्रों के परिवार वालों में खौफ पैदा कर रही है। भारतीय छात्र मैदानी जंग बन चुके ईरान में मौजूद हैं और परिवार भारत में उनकी सलामती की दुआएं कर रहा है। आंखें फोन की स्क्रीन पर टिकी हैं, जुबान पर बच्चों की सुरक्षित वापसी की दुआएं हैं। इन्हीं में से एक गाजियाबाद का ये परिवार है जिसने अपने बेटे रिजवान को डॉक्टर बनने के लिए तेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए भेजा। बेटा ईरान में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अब वहां जंग का साया है। ऐसे में घर वाले चिंता में डूबे हैं। 2024 में गया था ये ईरान तेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए MBBS की पढ़ाई,
और इसकी कल हम रोज़ बात होती थी, लेकिन कल हमारी 4 बजे इससे बात हुई है। तो ये जब वहाँ से खाना खाने के लिए गया और हमने फ़ोर्स करके इसको भेजा कि खाना खा ले बेटा, तो ये खाना खाने के लिए चला गया। लेकिन जब ये वहाँ से लौट कर आया तो इसकी बिल्डिंग जो थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी और इसका तमाम सामान, इसके टैब, मोबाइल वगैरह, ये सारी चीज़ें उसी के अंदर ध्वस्त हो गई और बच्चे की जान भगवान ने बचा ली किसी सूरत। रिजवान का परिवार सरकार से गुहार लगा रहा है कि बेटे और दूसरे भारतीय छात्रों को जल्द सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। वो किसी का फोन लेता है और बस यही बताता है कि मम्मी मैं सही हूँ, आप घबराना नहीं। लेकिन मेरी प्रधानमंत्री से बस यही गुहार है कि मेरे बच्चे को बुलाएं और जितने भी भारत के बच्चे हैं वो और 2 बच्चियां और मेरे गांव की हैं, उन्हें सभी को बुला लें। ईरान में भारतीय छात्रों के अलावा ऐसे भी कई भारतीय हैं जो वहाँ जियारत के लिए गए थे। उन्हें 13 जून को वापस लौटना था, लेकिन ईरान और इसराइल के बीच युद्ध की वजह से हवाई सेवाएं बंद हो गई और वो लोग वहीं फंस गए। इजराइल और ईरान की लड़ाई की जो गूंज है प्रयागराज तक पहुंच चुकी है, क्योंकि प्रयागराज के दरियाबाद इलाके में 2 जत्था ईरान और इराक गया था, लेकिन वहां से यानी ईरान से वापस नहीं आ सका। अधिकतर परिवार के लोगों को अब उम्मीद है कि भारत सरकार एक पहल की करेगी और जो लोग ईरान में फंसे हुए हैं उनको भारत सुरक्षित वापस लाया जाएगा। परिवार की आंखें नम हैं, बस इंतजार है अपनों का जो ईरान और इसराइल के युद्ध के बीच फंसे हुए हैं। नेटवर्क का भी इशू है तो कुछ समझ में नहीं है। पूरे दिन में अगर एक बार भी कॉल किसी को लग जाती है तो समझ लीजिए खैरियत मिल पाती, नहीं तो वो भी नहीं मिल पाती। सिम न्यूज़ के जरिए समझ में आता है। बस यही हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि उन लोग को जल्द से जल्द यहाँ इंडिया भेजा जाए वापस। इंडिया गवर्नमेंट से हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, पीएम से भी, कि उनको जल्द से जल्द इंडिया बुलाया जाए। काफ़ी ज़्यादा गिनती से हम लोग सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि वो लोग उन लोगों को जल्द से जल्द यहाँ लेकर के। अब बहुत ज़्यादा मतलब डर का भी माहौल है, गम भी है कि किसी तरीके से वो लोग यहाँ पर आ जाएं। ईरान में कौशाम्बी जिले के करीब 300 छात्र और धर्मगुरु भी फंसे हैं, लेकिन एयर स्पेस बंद होने की वजह से जंग के दरमियान ये लोग फंसे हैं। अब घर वाले सुरक्षित वापसी की दुआएं कर रहे हैं। सगे भाई हैं, उनकी फैमिली है, और मामू हैं, उनकी फैमिली है, और एक भतीजा वहाँ पर पढ़ रहा है। तो ये लोग जो है, जब 12 तारीख को ये घटना हुई है तो इनका लोगों का कॉल आया था कि हाँ ऐसी घटना हुई है, जिससे वो लोग थोड़ा सा डरे सहमे से थे। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों की सकुशल वतन वापसी के लिए भारतीय वायुसेना अलर्ट पर है। सरकार से निर्देश मिलने के बाद वायुसेना अपने C-17 ग्लोब मास्टर और C-130J विमानों के साथ ईरान के पड़ोसी देशों में जाएगी और छात्रों को लेकर वापस इंडिया आएगी। हालांकि वायुसेना के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये कि ईरान का एयर स्पेस फिलहाल पूरी तरह बंद है। ऐसे में ईरान के पड़ोसी देशों में ही उनकी लैंडिंग हो सकती है। जाहिर है छात्रों को सड़क मार्ग से उन देशों में पहुंचना होगा, जिसके बाद ये सभी अपने मुल्क सलामत लौट सकेंगे। गाजियाबाद से मयंक गौर, कौशाम्बी से अखिलेश कुमार और प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे जंग का माहौल हो या फिर आपदा का संकट, जब विदेश में फंसे भारतीयों की बात आती है तो सिर्फ उनकी सुरक्षित वतन वापसी मायने रखती है। किसी भी कामयाब मिशन को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोऑर्डिनेशन सबसे ज्यादा अहम होता है। इसी से जुड़ा हमारा अगला यानी कि चौथा सवाल है, और हमारा सवाल है कि विदेश मंत्रालय दूतावास के बीच कोऑर्डिनेशन कितना अहम है। देखिए, नागरिकों को बाहर निकालने में विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास के बीच कोऑर्डिनेशन काफी अहम हो जाता है। हमारे साथ प्रोफेसर मनन बने हुए हैं। प्रोफेसर मनन, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति में ये कोऑर्डिनेशन, जिस शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, खास करके ये कितना अहम है छात्रों की सुरक्षित वतन वापसी में? देखिए, अगर हम पहली नजर में देखें तो भारतीय दूतावास की तरफ से ये रिलीज आई थी कि उन्होंने कम्युनिकेशन, मैसेजिंग और जो संदेश देने थे भारतीय डायस्पोरा को या फिर जो ईरानियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन को वो या इंडियन सिटीजन को वो दे चुके हैं। पर पूरी तरीके से उस समय लोगों में थोड़ा सा रोष ये था, और ऐसा की स्थितियों को देखकर लगता है कि उस समय तक इंतजाम क्या किए गए हैं इवैक्यूएशन के, ये मीडिया में नहीं था और पब्लिक स्फीयर में ये नहीं था। पर मुझे लगता है कि जिस तरीके की सक्सेस
हमने 2 जगह पहले ही हम लोग फील कर चुके हैं यूक्रेन रशिया वॉर में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और यमन में जहाँ पे हुतीज भी ईरान के सपोर्ट से संघर्ष कर रहे हैं और आतंकवाद फैला रहे हैं और फैला रहे थे, तो वहां पर भी जब स्थितियां ईरान जैसी हुई वेस्ट एशिया के संकट के कारण, तो वहां से भी भारत ने इवैक्यूएशन शुरू करवाया और काफी सफलतापूर्वक। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही हो रही है? हमारी तरफ से कोशिशें तो लगातार की जा रही है भारत सरकार की तरफ से, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी ईरान में दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पर एयर स्पेस बंद है और जिसकी वजह से सीधे जाकर उन्हें ला पाना छात्रों को या फिर जो भारतीय हैं वो मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है, पर यहाँ पर मैं अंतर्राष्ट्रीय विधि, इंटरनेशनल लॉ की बात को भी सामने फोरफ्रंट पे लाऊंगा। तो उसमें हम देखें तो हम पाएंगे कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ IHL में जेनेवा कन्वेंशन का आर्टिकल 49 वो ये कहता है कि पहली कंडीशन है कि सिर्फ 2 तरीके के इवैक्यूएशन अंतर्राष्ट्रीय लॉ, इंटरनेशनल लॉ अलाउ करता है। पहला तो है मिलिट्री इवैक्यूएशन, मतलब मिलिट्री की मदद से खुद मिलिट्री का इवैक्यूएशन हो या फिर लोगों का इवैक्यूएशन हो होस्ट नेशन की पॉपुलेशन का। दूसरा है कि मेडिकल इवैक्यूएशन हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो लोगों को, तब जाके लोग हताहत हुए हों, घायल हुए हों या कोई महामारी फैली हुई है, तब IHL इन मिलिट्री और मेडिकल के तौर पर 2 कंडीशंस में अलाउ करता है कि कैसे लोगों को लौटाया जाए। बिल्कुल सर, आप ब्रीफली अपनी बात बिल्कुल सर, आऊंगी आपके पास, आऊंगी। अगला सवाल आप ही से हमें करना है, आऊंगी आपके पास। देखिए एक तरफ दरअसल क्या है कि इजराइल की बमबारी जो है वो जारी है, दूसरी तरफ एयर स्पेस बंद है जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। ऐसे में सड़क मार्ग ही एकमात्र सहारा है। जंग का असर इंटरनेट सेवा और दूसरे जरियों पर भी पड़ा है। ऐसे में हमारा जो अगला सवाल है यानी कि 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि ईरान से भारतीयों को निकालने में क्या क्या चुनौतियां। प्रोफेसर साहब बने हुए हैं, सर आपसे यही सवाल था जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए और ये भी कैटेगोरिकली बताइए कि भारत सरकार को ऐसी स्थिति में जबकि एयर स्पेस बंद हो तो हमारे जो भारतीय भारतवंशी वहां पर है उन्हें लाने में कितनी दिक्कतें हो रही हैं? देखिए, मैं यहाँ पर कहूंगा कि जैसा कि यूक्रेन रशिया वॉर में भी हुआ था, उसी तरीके से मोदी जी को और हमारे शीर्ष नेताओं को बातचीत करनी पड़ेगी बेंजामिन नेतान्याहू से, और पहले भी की गई थी। बेंजामिन नेतान्याहू और आयतुल्लाह खोमेनी और आरागची जो उनके विदेश मंत्री हैं, वो व्लादिमीर पुतिन से तो बड़े नहीं है, व्लादिमीर पुतिन से तो ज्यादा खतरनाक नहीं है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एयर स्पेस में 2 तरीके हैं इस चीज के कि एयर स्पेस को कुछ घंटों के लिए ओपन किया जाए, जहां पर भारत के ही नहीं पर जो और विदेशों के छात्र और नागरिक वहां फंसे हुए हैं उनको निकाल लिया जाए, और उसके बाद आप अपना संघर्ष जारी रखिए, जैसा कि किया गया था। ये हास्यास्पद बात नहीं है, वो किया गया था रशिया और यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरी बात है, आर्मेनिया का रास्ता है, तो हमारे मंत्रीगण, हमारे जो एजेंट्स हैं और जो हमारी गवर्नमेंट आर्मेनिया के साथ पूरी तरीके से कोलैबोरेट कर रही है, और सड़क के रास्ते भारतीयों को अलग अलग ईरान के शहरों से निकाल के आर्मेनिया में पहुंचाया जाए और वहां से विमान द्वारा इनको न्यू दिल्ली लाया जाए। तो ये 2 रास्ते अख्तियार किए जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है, जाहिर सी बात है, अगर ऐसा हो जाता है तो वाकई भारतीयों को लाना, अगर थोड़ी देर के लिए भी, कुछ समय के लिए एयर स्पेस अगर मिल जाता है, हमें वहां अलाउ कर दिया जाता है, तो भारतीयों को लाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। वैसे आपको हम बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जबकि जंग जैसे हालात में भारतीय नागरिक फंस गए हों और उन्हें निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन शुरू किया हो। हमारा सवाल, अगला 6वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि पहले चलाए गए ऑपरेशन कितने सफल रहे हैं? प्रोफेसर साहब लगातार बने हुए हैं। सर, इससे पहले हमने अगर रीसेंट याद करें तो यूक्रेन में हमने देखा था किस तरह से ऑपरेशन चलाया गया था। यूक्रेन के ऑपरेशन को अभी हर किसी के जहन में वो ताज़ा ही होगा मामला। वहाँ से इवैक्यूएट कराना, वहाँ से भारतीयों को लाना उतना मुश्किल नहीं था। लेकिन ईरान जो है, यहाँ पर मसला अलग है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एयर स्पेस की बात नहीं है, यहाँ पर और भी कुछ बाधाएं हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, और एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जिस तरीके से जब से इजराइल और ईरान के बीच में संघर्ष प्रारंभ हुआ है, तो सबसे बड़ा जो हमें ये बात समझनी चाहिए, जो नीड है
जो स्ट्रेटेजिक नीड है, कूटनीतिक और रणनीतिक नीड है, जरूरत है इजराइल की, वो ये कि इजराइल और अमेरिका और P+5 कंट्रीज के बीच में 2015-16 में एक परमाणु ट्रीटी साइन की गई थी, न्यूक्लियर कोऑपरेशन ट्रीटी, जिसको कहते हैं, अपनी बात खत्म करूंगा जल्दी, अब बात पे आऊंगा, JCPOA, जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जिसके चलते वेस्ट द्वारा ये कोशिश की गई थी और अमेरिका द्वारा भी प्रखर कोशिश की गई थी, उनकी लीडरशिप में सब हुआ था कि ईरान अपने 4% संवर्धन नहीं कर पाए अपने यूरेनियम का, ये बातचीत हुई थी। तो इजराइल ने क्या किया है, बेंजामिन नेतन्याहू ने, उन्होंने जो ईरान के जो परमाणु संयंत्र हैं उनके ऊपर भी अटैक किया है। और बल्कि बात अगर हम डीपली पूरे मीडिया को स्टडी करें, ग्लोबल मीडिया को, तो हम पाएंगे कि अभी ईरान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, जो कि यूक्रेन की थी रशिया के कॉन्टेक्स्ट में। और ऐसा भी हो सकता है स्थिति हमारे लिए काफी खतरनाक है, क्योंकि उनका जो परमाणु संयंत्र है और जहां पे शक किया जाता है कि वहां पर वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहे हैं, नातांज में, और भी कई जगह है, फोर्डो भी है, और भी कई जगह है, पर नातांज को पूरी तरीके से बात को लेकर नेस्तनाबूद कर दिया है। पूरे विश्व में चर्चा है, और चर्चा का विषय ये है, क्योंकि वाकई बात है, अगर वहां पर ऐसा परमाणु जिस तरह की बात की जा रही है कि वहां पर उसका इस्तेमाल किया जाता है, अगर होता है, अगर आने वाले समय में, तो वो पूरे विश्व के लिए खतरनाक हो सकता है। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे अस्थिर इलाकों में से एक है मध्य पूर्व, जहां कभी भी हालात बदल सकते हैं और एक मामूली तनाव बड़ी जंग का रूप ले सकता है। लेकिन ऐसे संकट के वक्त में सबसे बड़ी चिंता होती है वहां मौजूद भारतीयों की सुरक्षा। लाखों भारतीय नागरिक खाड़ी देशों और मध्य पूर्व में रहते हैं। तो इसी से जुड़ा हमारा 7वां और आखिरी सवाल है। हमारा सवाल है कि भारत किस तरह से मध्य पूर्व में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। संक्षेप में प्रोफेसर मनन आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारत की स्ट्रैटेजी, कूटनीतिक पॉलिसी इसे लेकर के क्या है। देखिए, अगर एग्जांपल लें तो मध्य पूर्व में, वेस्ट एशिया में केरला से भी बहुत भारतीय मूल के नागरिक हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, और ज्यादातर वाइट कॉलर वर्कर नहीं है, ब्लू कॉलर वर्कर है। मतलब कि जो मेहनत कश कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हुए या फैक्ट्री वर्कर्स हुए, कॉन्ट्रेक्चुअल जो गए हैं, वो लोग केरला से, साउथ इंडिया के और स्टेट से, और हमारे राजस्थान में एक क्षेत्र है डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर, वहां पे कुवैत और यूएई वगैरह में लोग हैं, और वो लोग उनकी संस्कृति, उनकी बोलचाल ऐसी है कि वो कहते हैं कि हम लोग कुवैत में नहीं, कुरैट में। तो लोग समझ जाते हैं कि ये लोग बोहरा कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। तो मुश्किलों की बात जहां तक है, ईरान के अंदर सिटीज, बहुत सारे सिटीज में भारत के छात्र फैले हुए हैं, और जैसा कि पहले आपने बताया, करीब 10,300 छात्र हैं, और 2022-23 में ये संख्या 4,000 पे थी, जो बढ़कर 10,300 हो गई। लेकिन इन तमाम चीजों को देख करके भारत सरकार जो है वो कूटनीतिक स्तर पर भी हम देख रहे हैं किस तरह से काम कर रही है, और लगातार कोशिश में लगी हुई है कि जल्द से जल्द सुरक्षित वतन वापसी अपने लोगों की हो। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरी यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।